आज हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के सेट 2 का प्रैक्टिस करेंगे, जो कि पिछले एग्जाम में पूछा गया है। इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक भी समझेंगे। ये 25 क्वेश्चन से लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास में बनने की संभावना है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। पहला क्वेश्चन है 26 नंबर। स्पर्श के कारण पौधों में दिशात्मक विकास की गति क्या कहलाती है? पौधों के कारण स्पर्श के कारण पौधों में दिशात्मक विकास की गति क्या कहलाता है? ये थिग्मोनेस्टी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कहलाता है? थिग्मोनेस्टी। स्पर्श के कारण पौधों में दिशात्मक विकास की गति क्या कहलाती है? थिग्मोनेस्टी कहलाती है। वहीं पर हम लोग बात करते हैं फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म इसमें प्रकाश की प्रतिक्रिया में पौधे की गति को फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। महानदी और गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 27 में महानदी और गोदावरी के डेल्टा देश मिट्टी के समृद्ध होता है। महानदी और गोदावरी के डेल्टा देश मिट्टी के समृद्ध होते हैं। ये जलोढ़ मिट्टी, ये किस मिट्टी के समृद्ध होते हैं? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी की हम लोग बात करें, जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक तो खादर, एक जलोढ़ मिट्टी होते हैं खादर, और दूसरी जलोढ़ मिट्टी होती है बांगर। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होते हैं? दो। खादर, ये नई जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोलते हैं। जलोढ़ मिट्टी की बात किया तो भारत में लगभग 22% क्षेत्रफल पे पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग कितने प्रतिशत भागों में पाई जाती है? 22% क्षेत्रफल में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी के नाम से भी इनको जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या काली मिट्टी। वहीं पर बात करें मिट्टी का अध्ययन। मिट्टी का अध्ययन, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्या है? रक्त समूह वाले व्यक्ति को डैश रक्त समूह वाले व्यक्ति को एक सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर। ये क्वेश्चन है कि किस रक्त समूह वाले ग्रुप से सभी को दिया जा सकता है? सभी को। ये ओ निगेटिव है। कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी को दे सकता है? ओ निगेटिव। हम बात करें रक्त समूह का, तो रक्त सबसे पहले जानते हैं रक्त समूह का खोज। रक्त समूह का खोज, रक्त समूह का खोज लेड स्टेनर के द्वारा किया गया। तब किसके द्वारा किया गया रक्त समूह का खोज? लेड स्टीनर के द्वारा किया गया है 1900 ईस्वी में। कब किया गया? 1900। इसी खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है 1930 में। इसी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार भी मिला है कब? 1930 में। रक्त समूह की खोज किसने किया? लेड स्टीनर ने। किसने किया है? लेड स्टीनर। लेड स्टीनर ने रक्त समूह का खोज किया कब? 1900 ईस्वी में। इसके लिए उनको 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। वहीं बात करें रक्त, रक्त का पीएच मान, पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। क्वेश्चन था किस रक्त समूह वाले व्यक्ति को एक सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहते हैं? ओ निगेटिव। अगर बात करें कौन सा रक्त समूह, किस ब्लड ग्रुप वाले रक्त समूह सभी का ले सकते हैं? वो है ए बी पॉजिटिव। वो रक्त समूह है ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव वाले रक्त समूह सभी का ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29।
क्वेश्चन नंबर 29 में है कि योजना आयोग की स्थापना की कब की गई थी। योजना आयोग की बात किया जाए तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? 15 मार्च 1950। इसके योजना आयोग के हेड प्रधानमंत्री होते थे, लेकिन अभी वर्तमान समय में 2014 से योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है और इसके स्थान पर एक नया आयोग आया जिसका नाम है नीति आयोग। नीति आयोग, इसके स्थान पे नीति आयोग आया है। नीति आयोग, नीति आयोग हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अभी वर्तमान समय में नीति आयोग के हेड नरेंद्र मोदी। अगर इनका बात किया जाए नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार। नीति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष राजीव कुमार। अगर सीईओ का बात करें अमिताभ कांत। सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में हम लोग देखते हैं आगे। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NITI। इसका फुल फॉर्म भी हम लोग याद रखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 30, स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में देश शामिल नहीं है। स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, ये क्वेश्चन संबंधित है ग्राम पंचायत से। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत में क्या शामिल नहीं है, ये क्वेश्चन है। तो पंचायत समिति ये तो शामिल है, ग्राम समिति, ग्राम पंचायत भी शामिल है, जिला परिषद भी शामिल है, लेकिन ग्राम समिति शामिल नहीं है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ये शामिल नहीं है, बाद बाकी ये तीनों शामिल है। अब हम बात करते हैं त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत ये किस समिति के सिफारिश पे शुरू किया गया है? बलवंत राय मेहता समिति। किस? बलवंत राय मेहता समिति, इनके समिति पर यह शुरू किया गया है। बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत की शुरुआत हुई है। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत बलवंत राय मेहता समिति। अगर द्विस्तरीय का बात किया जाए, द्विस्तरीय ग्राम पंचायत, ये अशोक राय मेहता समिति के द्वारा शुरू किया गया था। अशोक राय मेहता समिति, अशोक राय मेहता समिति के द्वारा यह शुरू किया गया था। पंचायती राज दिवस भारत में कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य में हुआ? ये बात करें, ये किस राज्य में शुरू हुआ? ये राजस्थान का नागौर जिला। कहाँ पर शुरू हुआ था? राजस्थान का नागौर जिला। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को। राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहली बार ग्राम पंचायत की शुरुआत हुआ था। कब? 2 अक्टूबर 1959। अगर हम बात करें ग्राम पंचायत का किस अनुसूची अंदर है, अनुसूची की बात करें तो अनुसूची नंबर 11 किस अनुसूची में जोड़ा गया? अनुसूची नंबर 11 में 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत को जोड़ा गया। इसका स्टार्टिंग हुआ था 24 अप्रैल 1992 को, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद ये 40 के अंदर है। ग्राम पंचायत का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद नंबर 40। ये क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने देश में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया। कब? संयुक्त राज्य अमेरिका ने देश में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया। ये कब अपनाया? 1787 में।
कब अपनाया है? 1787 में अपनाया, लेकिन ये जो लागू हुआ 4 मार्च 1789। लागू कब हुआ? 4 मार्च 1789 को। लोकतांत्रिक संविधान को अमेरिका ने कब अपनाया? 1787 को अपनाया, लेकिन लागू कब हुआ? 4 मार्च 1789 को। अमेरिका की बात किया जाए, अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाता है। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली। कब? 4 जुलाई 1776 को। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें, प्रथम राष्ट्रपति, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश, सॉरी जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति। यूएसए के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका की राजधानी का बात करें, यूएसए की राजधानी, कैपिटल, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन। यूएसए के अभी प्रधानमंत्री, सॉरी अभी राष्ट्रपति कौन है? और ये राष्ट्रपति 46 नंबर के हैं, जो बाइडेन। कौन है? जो बाइडेन। कितने नंबर के हैं? 46 नंबर के। वहीं पर उपराष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति का नंबर है 49, और ये कमला हैरिस। क्या नाम है? कमला हैरिस। क्या नाम है? कमला हैरिस। कमला हैरिस अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति है। प्रथम महिला उपराष्ट्रपति। अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति कौन? कमला हैरिस। कितने नंबर की है? 49 नंबर की है। अमेरिका के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं, जो बाइडेन, इनका नंबर है 46। ये दोनों किस पार्टी से हैं? अगर पार्टी की बात करें, डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी। किस दल के हैं? डेमोक्रेटिक दल से हैं। अमेरिका में कुल प्रांतों की संख्या कितनी है? अगर प्रांत जैसे भारत में राज्य है, उसी तरह अमेरिका के अंदर क्या है? प्रांत। प्रांतों की बात किया जाए तो कुल कितने प्रांत है? 50 प्रांत है, और प्रत्येक प्रांत से 2-2 सदस्य चुने जाते हैं संसद में बैठने के लिए, और अमेरिका के संसद का नाम है कांग्रेस। ये पूरी की पूरी जानकारी थी अमेरिका यूएसए से। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, नेपोलियन किस युद्ध में हार गया था? नेपोलियन किस युद्ध में हार गया? नेपोलियन किस युद्ध में हार गया था? नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में हार गया था। वाटरलू, वाटरलू के युद्ध में हार गया था। वाटरलू का युद्ध हुआ कब था? 18 जून 1815 को। 18 जून 1815 को इसी युद्ध में नेपोलियन हार गया था। नेपोलियन को लिटिल कारपोरल के नाम से भी जाना जाता है। लिटिल कारपोरल, लिटिल कारपोरल के नाम से भी जाना जाता है, से भी जाना जाता है। लिटिल कारपोरल के नाम से भी जाना जाता है। किसको? लेनिन को, सॉरी नेपोलियन को। नेपोलियन को लिटिल कारपोरल के नाम से भी जाना जाता है। नेपोलियन ने ही इंग्लैंड को सर्वप्रथम बनियों को देश कहा है। नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को, किसी नेपोलियन ने इंग्लैंड को क्या कहा? इंग्लैंड को बनियों का देश कहा, बनियों का देश कहा। नेपोलियन ने ही सबसे पहले इंग्लैंड को बनियों का देश कहा। ये क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ क्या है? सबसे कठोर पदार्थ की बात किया जाए, सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ हीरा। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। अगर हीरा का अपवर्तनांक पूछा जाए तो 2.0
2.41। हीरा का अपवर्तनांक कितना है? 2.41। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा। अगर यही पूछा जाए सबसे कठोर धातु, अगर धातु पूछा जाए तो धातु में आएगा प्लेटिनम। धातु क्या है? सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। प्लेटिनम सबसे कठोर धातु क्या है? प्लेटिनम। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्टेचू ऑफ यूनिटी वो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। किसका है ये? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। पूरे दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा किसका है? स्टेचू ऑफ यूनिटी। स्टेचू ऑफ यूनिटी का बात करें हम लोग, स्टेचू ऑफ यूनिटी इसका हम लोग बात करें, ये किसके द्वारा बनाया गया? इसके वास्तुकार का अगर बात करें नाम, वास्तुकार राम सुतार। राम सुतार। अगर इनके वास्तुकार का नाम याद करें, क्या नाम है वास्तुकार? ये है कहाँ? गुजरात के अंदर। किस राज्य में है? गुजरात। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इसके वास्तुकार का नाम है राम सुतार। इसका उद्घाटन हुआ है, इसका उद्घाटन किया गया 31 अक्टूबर 2018 को। कब उद्घाटन किया गया? 31 अक्टूबर 2018 को। 31 अक्टूबर को एकता दिवस, इन्हीं के जन्म दिवस को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। एकता दिवस। एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। किनका जन्म दिवस? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस प्रतिमा की ऊंचाई के बारे में बात करें, 182 मीटर। कितना मीटर ऊंचा है? 182 मीटर ऊंचा है। अगर नदी का बात करें, किस नदी के किनारे है? तो नर्मदा नदी। किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी। जिला का बात करें, केवडिया। जिला का नाम बात करें, कौन सा जिला के अंदर है? केवडिया। केवडिया। केवडिया के बारे में एक क्वेश्चन और बताते हैं। भारत के अंदर 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलने वाला भारत का पहला शहर केवडिया। भारत के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलने वाला देश का पहला शहर कौन सा है? केवडिया। ये सारी सारी की सारी जानकारी थी किनसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक क्वेश्चन यहीं पर और आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कि इन्होंने 1928 में कौन सा आंदोलन किया था? कौन सा आंदोलन किया था? वो क्वेश्चन आपको बताना है भाई साहब। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कौन सा आंदोलन किया था जिसके कारण कि इनको सरदार की उपाधि दी गई? यहाँ पर एक ऑप्शन है विनोबा भावे। भूदान आंदोलन इसके द्वारा चलाया गया था। कौन सा आंदोलन? भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन चलाया गया था विनोबा भावे। भीमराव अंबेडकर, इसके बारे में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इनका जन्म 14 अप्रैल को मनाया जाता है जन्म दिवस। भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के पितामह भी कहे जाते हैं। भीमराव अंबेडकर का जो समाधि स्थल है चैत्य भूमि। समाधि स्थल चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी का समाधि स्थल को राजघाट के नाम से जाना जाता है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। इस तरह से भारत में स्टेचू ऑफ यूनिटी देश की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, ये किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इस तरह ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? सिपाही विद्रोह 1857 से संबंधित है। बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी की क्रांति में अपना सहयोग किया था लखनऊ के अंदर से। कहाँ पर से? लखनऊ से। 1857 ईस्वी की क्रांति की बात करें, 10 मई 1857 को। कहाँ से? मेरठ से। मेरठ से शुरू हुआ था। स्टार्ट करने का श्रेय जाता है मंगल पांडे। मंगल पांडे। 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। कब? 10 मई 1857 को।
लखनऊ से इसका नेतृत्व किसने कर रहा था? बेगम हजरत महल ने। एक इसमें ऑप्शन नंबर, इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए में है मोपला विद्रोह। ये 1921 में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल के अंदर। कहाँ पर हुआ था? मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। ये सारे की जानकारी। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये अधिनियम है 2005 का और पूरे देश में लागू हुआ था 2006 में। अधिनियम कब का है? अधिनियम है 2005 का। अधिनियम 2005, लागू हुआ था 2006। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदल के मनरेगा किया गया। मनरेगा। ये कब किया गया? ये किया गया है 2 अक्टूबर 2009 को। 2 अक्टूबर 2009 से यही नरेगा को मनरेगा के नाम से जाना जाना जाने लगा। इसके आगे महात्मा गांधी जोड़ दिया गया। महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना, महात्मा गांधी इसमें जोड़ दिया गया, जिसके कारण कि ये अब हो गया मनरेगा। मनरेगा कब बन गया? 2 अक्टूबर 2009 से। इसके पहले ये क्या था? नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अधिनियम है 2005 का, लागू हुआ था 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किताब लिखी। उस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने ए सेंचुरी इज नॉट इनफ बुक को लिखा। इनका नाम है सौरभ गांगुली। किसके द्वारा ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसके द्वारा लिखा गया है? सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली अभी वर्तमान समय में बीसीसीआई के हेड हैं। बीसीसीआई के हेड। बीसीसीआई के बारे में बात किया जाए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। मुंबई। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। कौन सा स्टेडियम? वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम। एक और हम लोग याद रखेंगे, बिलीव। बिलीव ये किस व्यक्ति, किस खिलाड़ी का आत्मकथा है? सुरेश रैना। ये हाल फिलहाल ही लिखा गया है सुरेश रैना के द्वारा। सुरेश रैना का ऑटोबायोग्राफी है बिलीव। ये याद रखेंगे, बिलीव। सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर का प्ले बुक का नाम है प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे। ये किस व्यक्ति का है? सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट का भगवान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश ने मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब, ये 2017 का क्वेश्चन है। वैसे ये 17 में मानुषी छिल्लर ने जीती थी मिस वर्ल्ड का खिताब। और ये मानुषी छिल्लर का संबंध है हरियाणा के पानीपत से। कहाँ से संबंध है? हरियाणा के पानीपत से। हरियाणा के पानीपत। हरियाणा के पानीपत से इनका संबंध है। मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर हरियाणा के पानीपत से। अगर बात करें भारत की पहली मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? भारत की पहली मिस वर्ल्ड। भारत की पहली मिस वर्ल्ड। भारत की पहली मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? ये कुमारी रीता फारिया। कुमारी रीता फारिया। ये कब बनी थी? 1966 में। कब बनी थी? 1966 में भारत की ओर से पहली बार मिस वर्ल्ड बनने का खिताब किनको मिला था? कुमारी रीता फारिया को। कब? 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39 है कि एक नृत्य है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के लिए अद्वितीय संवाद का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ मिलके ये कर सकते हैं, जिसका प्रतिनिधित्व करता है। इस कला का नाम है कथक। कथक। इस कला का नाम है कथक। इस कला का क्या नाम है? कथक। और ये कथक मूल रूप से उत्तर भारत का क्लासिकल डांस, उत्तर भारत का
उत्तर भारत यानी कि उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में ये ज्यादातर किया जाता है कथक। कथक ये उत्तर भारत का क्लासिकल डांस है। कथकली की बात किया जाए, कथकली केरल। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य? कथकली किस राज्य का? केरल का क्लासिकल डांस है। क्लासिकल शास्त्रीय नृत्य का बात किया जाए, शास्त्रीय नृत्य भारत में कितने प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं? भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। शास्त्रीय भाषा कितने हैं? शास्त्रीय भाषा की संख्या 6 है। शास्त्रीय भाषा की संख्या 6। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। ओडिसी है, ओडिशा का। मणिपुरी है, मणिपुर का। कथक उत्तर भारत के। और इसी कथक के प्रमुख कलाकार का नाम हम लोग जानते हैं, बिरजू महाराज। बिरजू महाराज याद रखेंगे, बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? उसका कथक से। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में है, सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन सी है? सबसे छोटा जीवित पक्षी हमिंग बर्ड है। सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन सी है? हमिंग बर्ड। सबसे बड़ा पक्षी का बात करें तो ऑस्ट्रिच। सबसे बड़ा पक्षी का बात करें ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा पक्षी का बात करें ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा विशालकाय पशु, विशालकाय। सबसे बड़ा विशालकाय पशु यह है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल क्या है? ब्लू व्हेल। भारत का, वैसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु ये बाघ। क्या है? बाघ है। अगर वैसे देखा जाए राष्ट्रीय विरासत पशु, राष्ट्रीय विरासत पशु ये हाथी है। राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ओडिशा की सबसे बड़ी बैक टावर, बैक वाटर झील कौन सी है? ओडिशा की सबसे बड़ी बैक वाटर झील कौन सी है? ये है चिल्का झील। चिल्का झील ओडिशा की सबसे बड़ी बैक वाटर झील है। और चिल्का झील कौन सी है? चिल्का झील। ये डल झील जम्मू कश्मीर के अंदर, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। ये वुलर झील भारत में सबसे अधिक मीठे पानी की झील वुलर झील है। ये भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर। किस राज्य के अंदर है? जम्मू कश्मीर। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील। पुलिकट झील के बारे में हम लोग जानते हैं। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों में स्थित है। पुलिकट झील तमिलनाडु, TLN आप समझ लीजिएगा, इसका मतलब तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ये दोनों राज्य में संयुक्त रूप से पुलिकट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत में 500 और 100 रुपये के नोट को कब से अमान्य घोषित किया गया? ये 8 नवंबर की बात है। 8 नवंबर 2016। जितने भी 1000 और 500 रुपये के नोट थे, 8 नवंबर 2016 से इनको सरकार की ओर से अवैध घोषित किया गया था। कब? 8 नवंबर 2016 से। इस समय RBI के गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल। उर्जित पटेल। इस समय RBI के गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल। गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल। इसी को बोला जाता है विकेंद्रीकरण। क्या बोला जाता है? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या बोला जाता है इसको? विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MiG-21 उड़ाने वाली पहली महिला भारतीय वायुसेना अधिकारी कौन है? MiG-21 उड़ाने वाली पहली भारतीय वायुसेना अधिकारी ये अवनी चतुर्वेदी है।
कौन है? अवनी चतुर्वेदी। इनका संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश के रीवा की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली? मध्य प्रदेश के रीवा की ये रहने वाली थी। और यही महिला मिग-21 उड़ाने वाली पहली महिला भारतीय वायुसेना अधिकारी बनी। इनको गुजरात के जामनगर के एयरबेस से शामिल किया गया था। कहाँ से शामिल किया गया था? गुजरात। गुजरात के जामनगर के एयरबेस से शामिल किया गया था। गुजरात 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 के जामनगर एयरबेस से शामिल किया गया था। इसमें शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बहुकोषीय जानवर नहीं है? क्वेश्चन नंबर 44 है। निम्न में से कौन बहुकोषीय जानवर नहीं? ये अमीबा बहुकोषीय जानवर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1192 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को देश के हाथों पराजित होना पड़ा। मोहम्मद गौरी के हाथों इनको पराजित होना पड़ा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में सबसे बड़ी तटीय रेखा है? तट रेखा वाला राज्य सबसे बड़ी तट रेखा वाला राज्य का बात करें तो ये गुजरात है। अगर यही बात करें पूरे विश्व में सबसे बड़ी तटीय रेखा वाला देश, तट रेखा वाला देश, विश्व में सबसे अधिक तट रेखा वाला देश का नाम कनाडा। कौन सा देश का क्या नाम है? कनाडा। विश्व में कौन सा देश है सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा वाला देश? कनाडा। अगर भारत में बात किया जाए तो गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया अखिल भारतीय युद्ध स्मारक आज किस नाम से जाना जाता है? प्रथम विश्व युद्ध के समय जो भारतीय सैनिक मारे गए थे उनकी याद में इंडिया गेट का निर्माण कराया गया। किसका निर्माण कराया गया है? इंडिया गेट का। किसका निर्माण कराया गया है? इंडिया गेट का। इंडिया गेट का जो वास्तुकार का नाम है लुटियंस। क्या नाम है? लुटियंस। लुटियंस। क्या नाम है? लुटियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के स्वतंत्र होने के बाद वह कौन सी हिंदी भारतीय हॉकी टीम के पहले स्वर्ण पदक पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 48 है। भारत के स्वतंत्र होने के बाद कौन सी हिंदी फिल्म भारतीय हॉकी टीम के पहले स्वर्ण पदक पर आधारित है? ये है गोल्ड। ये कौन सी मूवी है? गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्ट्रेंथ फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक हैं कपिल देव। कौन है? कपिल देव। स्ट्रेंथ फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? कपिल देव। कपिल देव का एक और पुस्तक है क्रिकेट माई स्टाइल। कपिल देव का एक बुक का नाम और है क्रिकेट माई स्टाइल। ये भी नोट कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 50। 19वीं सदी के किस देश में सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया? 19वीं सदी में ये दिया गया न्यूजीलैंड में। 19वीं सदी में किस देश में सार्वभौमिक अधिकार दिया गया? न्यूजीलैंड में। कब दिया गया? 1893 में। 1893 में। भारत में कब दिया गया? 1950 से। जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ उसी दिन सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार दिया गया। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में दिया गया 1931 में। इसी के साथ हम लोग 25 क्वेश्चन पढ़े, 26 से लेके 50 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट अगला जो पढ़ेंगे हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे तीसरे सेट का।